हम बात करेंगे घनश्याम सिंह राजपूत से, जो लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष है, जिनके ताल्लुक पॉलिटिकल संबंध को कहा जाए तो पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी है, उनके काफ़ी करीबी रहे हैं। और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी ने उन्हें बर्निंग मैन, जलता हुआ राजनीतिक आदमी कहा गया है। तो आइए हम बात करते हैं घनश्याम सिंह राजपूत से। नमस्कार। जी सर, यूपी के चुनाव को लेकर आप क्या कहोगे? वैसे ही आपका जो पॉलिटिकल करियर रहा है काफ़ी आलोचना करता हुआ रहा गया है। पहले कांग्रेस की क्या करते थे जब वो सत्ता में थी, अब आप भारतीय जनता पार्टी की करते हो, तो आपको सत्ता किसकी सही लगती है? क्या लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी पार्टी सत्ता में आए वो चाहते हो आप, या कोई अच्छा राजनीतिक नेता है वो चाहते हो? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि आप आलोचना करते हो। आखिर आलोचना करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसके दो कारण होते हैं। जब सरकार की नीतियां गलत होती है तो उसकी आलोचना करनी पड़ती है। दूसरी बात है, जब विपक्ष अपना धर्म भूल जाता है गलत नीतियों पर विरोध करने का, तब हमको बोलना पड़ता है। और रही बात सत्ता की, तो हमने कभी सत्ता की राजनीति नहीं की है, हमने बचाव की राजनीति की है, हमने प्रतिकार की राजनीति की है। और वही चंद्रशेखर जी किया करते थे वही मैं कर रहा हूँ और हमारी पार्टी कर रही है। सत्ता की राजनीति करने के लिए आपको टाटा बिरला, अदानी अंबानी की गुलामी करनी पड़ेगी या हिंदू मुस्लिम करना पड़ेगा, तो वो हमसे नहीं होगा। हम बात करते हैं भारत की, और भारत के हित में हमको लगता है कि आलोचना करना चाहिए। तो जो गलत नीतियाँ हमको लगती है उसका हम विरोध करते हैं, और क्या सही होना चाहिए वो हम जनता को बताते हैं, सरकार को बताते हैं। जी, सरकार को क्या बताओगे यूपी के इलेक्शन को लेकर? जो सभाओं के अंदर भीड़ देख रहे हो आप, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, या फिर AIMIM असदुद्दीन ओवैसी वाली पार्टी हो, आज का दौर है, भीड़ राजनीति में किसी को रुचि नहीं रही। भीड़ जुटाने के लिए पैसे खर्च किए जाते हैं। आज नेताओं के नाम पर जनता नहीं आती है। आज पैसा खर्च करके कार्यकर्ताओं को जमा किया जाता है, ट्रकें भराई जाती हैं, बसें भराई जाती है। जो भी भीड़ आपको कहीं दिख रही है वो जनता अपने पैरों से पैदल चल के आई हो, वो भीड़ नहीं है, सब किराए की भीड़ है। तो इसका मतलब यह है कि किराए की भीड़ है, तो यहाँ तो फिर सबसे ज़्यादा गरीबी है भारत में, ये कहा जा सकता है। अगर लोगों के पास पैसा है तो वो अपने मर्जी से आते हैं, अगर उनके पास पैसा नहीं है तो पैसा पार्टियाँ खर्चती है, उनके जरिए आते हैं वो लोग। नहीं, अपनी मर्जी से उस वक्त लोग आते हैं जब लोगों को सही नेता मिलता है। और आज जो लोग आ रहे हैं वो गलत तरीके से लालच में बुलाए जा रहे हैं, खाने पीने की लालच में, 200-500 रुपये मिलने की लालच में इस तरह की भीड़ जमा की जाती है। और इस पतन का कारण है सही विचारधारा का ख़त्म होना। जी, तो इस बार यूपी के इलेक्शन में विधानसभा के इलेक्शन चल रहे हैं, किसकी सरकार बनेगी? कुछ पॉलिटिकल आपका काफ़ी करियर पुराना रहा है, क्या कहोगे आप इस इलेक्शन को लेकर? देखिए, जनता के वोटों से सरकार बनती है अगर, तो बुरी सरकार का, गलत सरकार का पतन होता है। लेकिन जहाँ घोटालों पे सरकार बनती है वहाँ आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, यहाँ सरकार घोटालों पे बन रही है, जनता के वोटों से नहीं बन रही है। और पिछले लंबे समय से ऐसा हो रहा है। मान लीजिए अगर घोटाले से सरकार बनती है, घिर भी गई सरकार भारतीय जनता पार्टी की, अगर उसने घोटाला किया है, तो समाजवादी पार्टी की अगर सरकार बनती है या असदुद्दीन ओवैसी की बनती है, तो आप किसको समर्थन देंगे? वास्तविकता ये है कि मैंने हमेशा सही नीति को समर्थन दिया है, गलत नीतियों का मैं समर्थन नहीं कर सकता। रही बात समाजवादी पार्टी की, तो लंबे समय तक वो उत्तर प्रदेश में सत्ता में रही, जातिवाद और अपराध को बढ़ाने के अलावा उन्होंने तो कोई काम किया नहीं है। ओवैसी ये वही काम कर रहे हैं मुसलमानों के साथ जो भाजपा ने किया हिंदुओं के साथ। तो ये कोई राजनेता नहीं है, यह राजनीति की आड़ में बिजनेस करने वाले लोग हैं। तोड़ो बांटो मरोड़ो, वोट को डिवाइड करो, उस तरह के लोग हैं जो व्यावसायिक व्यापारी हैं। मैं इनको नेता नहीं मानता। तो अब तक के जो सारी पार्टियाँ आई है जो सेकुलरिज्म के दावे करती थी, कांग्रेस भी आके गई, समाजवादी भी गई, BSP भी गई, RJD भी गई, ये सारों ने सेकुलरिज्म की बात की, मुसलमानों की कहीं किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। जब ओवैसी आवाज़ उठाते हैं तो हर किसी को तकलीफ़ क्यों होती है? बहुत अच्छा प्रश्न किया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। देखिए, ओवैसी को इस तरह उठाया जा रहा है, वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं तो उन पर फरियादें नहीं होती है।
तो इनको सरकार का संरक्षण है कि आप मुस्लिम वोटों को भड़काइए, मुस्लिम वोटों को अन्य पार्टियों से अलग कीजिए, और आप कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, सरकार आपकी सुरक्षा करेगी। जबकि यही बात कोई दूसरा व्यक्ति बोलता है तो वो जेल चला जाता है। तो ये सरकार की बी कंपनी है, जिसकी जिम्मेदारी है भाजपा के विरोधी दलों के मुस्लिम वोटों को डिवाइड करना। ऐसा नहीं है, जैसे अकेले ओवैसी बोलते, ये तो है नहीं, केजरीवाल भी दिल्ली में बोलते हैं, उन पे भी कोई ये नहीं होते मामले दर्ज। देखिए, आज जो लोग भाजपा को चुनावी लाभ पहुंचा रहे हैं वो सुरक्षित हैं, जो लोग भाजपा को चुनावी नुकसान पहुंचा रहे हैं वो जेल में जा रहे हैं। तो मतलब आपकी विचारधारा से यही माना जाएगा कि केजरीवाल भी उनको लाभ पहुंचा रहे हैं? केजरीवाल का उदय ही भाजपा कांग्रेस के विरोध से हुआ था। जब वो अन्ना के संग आंदोलन कर रहे थे तो उनका उद्देश्य था कांग्रेस को हटा फेंकना, और ये उनको मालूम था कि भाजपा की सरकार बनवानी है। और उनकी जो पहली बार सरकार बनी थी वो भी ईवीएम घोटालों पे बनी थी। और मामला ये है कि सत्ता बीजेपी की, मुस्लिम वोट ओवैसी की और विपक्ष केजरीवाल को दिया जाए, ये मामला है। जहाँ लड़ाई हो रही है अन्य सेकुलर पार्टियों को, अन्य देश के हित में सही सोचने वाली, जो 2% भी सच सोचती है, उन पार्टियों को भारतीय राजनीति से ख़त्म करके कब्जा करने की बात चल रही है। वो षड्यंत्र चल रहा है, देश समझ नहीं रहा है। पर लेकिन देश समझ रहा है। आरजेडी ने कहा चलिए कांग्रेस की आलोचना की थी, फिर भी आरजेडी हार रही है और वहाँ नीतीश कुमार नहीं, आप शायद गलतफहमी में हैं। इस चुनाव के अंदर आरजेडी हारी नहीं है, जबरन सरकार बनाई गई है। मैं आपको बलिया के बारे में बात बताऊं, वहाँ वीरेंद्र सिंह मस्त जीते हुए हैं, वो वास्तव में 20,000 वोटों से हारे हुए हैं। यहाँ पे आपने देखा भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा गुजरात के शिक्षा मंत्री थे, वो हारे हुए हैं लेकिन 5 साल मंत्री बने रहे। कुबेर नगर वार्ड की बात करते हैं, वहाँ पे हारे हुए प्रत्याशी को रात को 3 बजे हरा दिया, जीते हुए प्रत्याशी को रात को 3 बजे हरा दिया गया। यहाँ गुजरात के अंदर एक पूर्व मंत्री ईवीएम मशीन लेके भाग जाता है, 2 दिन बाद आता है तो वो जीत जाता है। इसे क्या कहेंगे, लोकतंत्र कहेंगे या मनमानी कहेंगे? ये दौर चल रहा है, ये तरीका चल रहा है। तो ये सब कुछ इसीलिए भाजपा के लोग कहते हैं चाहे कुछ भी कर लो आएगा तो मोदी ही, क्योंकि उनको मालूम है घोटाले करके जीतने हैं तो वो आएगा ही। तो इसके पहले जो मोदी जी के जो यहाँ सीएम पद रहा, उनका मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा इतने सालों, तो उसको भी आप कुछ वजह मानोगे उसकी? बिल्कुल, हिंदुओं की भूल, नफरत की राजनीति। हिंदुओं की भूल कमल का फूल। गोधरा रेलवे स्टेशन के सारे सरकारी कर्मचारी चले गए हैं। कुछ मुस्लिम तत्वों को पेट्रोल केरोसिन देकर आग लगवाई जाती है और सारे मुसलमानों को हिंदू विरोधी बताया जाता है। उसके बाद एक प्लानिंग करके मुसलमानों को मारा जाता है, दंगे करवाए जाते हैं, ब्रांडेड हिंदू नेता बनने के लिए मुसलमानों को एनकाउंटर किया जाता है। ये नफ़रत की राजनीति है। खुद बम ब्लास्ट कराए जाते हैं। जो आतंकवादी थे आज वो संसद में बैठे हुए हैं। मतलब जो आतंकवादी थे वो संसद में बैठे हुए हैं। प्रज्ञा ठाकुर बैठी हुई है, प्रज्ञा ठाकुर बैठी हुई है। अरे मोदी खुद है, कितनी हत्याएं करवाई है। तो मोदी को भी आप आतंकवादी मानोगे? हाँ बिल्कुल, जो अशांति फैलाए वो आतंकवादी है। अगर मैं अशांति फैलाता हूँ तो मैं आतंक फैलाने वाला, मैं आतंकवादी हूँ। मैं खुद हूँ। मैं कानून के विरुद्ध जा रहा हूँ, मैं संविधान के विरुद्ध जा रहा हूँ, देश हित के विरुद्ध जा रहा हूँ, नफरत की राजनीति पैदा कर रहा हूँ, नफरत पैदा कर रहा हूँ, देश में अव्यवस्था फैला रहा हूँ, तो वो व्यक्ति भारतीय हो ही नहीं सकता। वह स्वदेशी आतंकवादी है। और भारत तो खतरा आज पाकिस्तानी आतंकवादियों से कम स्वदेशी आतंकवादियों से ज़्यादा है, जो राजनीति के अंदर बैठे हुए हैं। तो आपका कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली तो कहना ये है कि गुजरात दंगों से ही मोदी की एक उभरता चेहरा मोदी का सामने आया? नहीं, मोदी जैसा कोई चेहरा है नहीं। बात यह है बहुत सारे चेहरे हैं जो दिखाई नहीं पड़ते हैं। ये मीडिया खरीदी गई है, दिखाई गई है। एक ही चीज़ बार बार दिखाएगी तो आपको लगेगा कि यही महान है। बहुत सारे लोग कहते हैं मोदी का विकल्प नहीं है। हर व्यक्ति विकल्प है। भारत के अंदर रिक्शा चलाने वाला भी प्रधानमंत्री की ताकत और योग्यता रखता है, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है। तो ओवैसी को मिला मौका, तो आप क्यों ओवैसी से नाराज़ हो? मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ। वो देश की बात करे, खाली हिंदू मुस्लिम की बात करे, क्यों आग लगवा रहा है? वो तो देश की मोदी जो हिंदुत्व की जो मोदी हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्रवाद, हिंदू राष्ट्र, ये सब क्या है? मुसलमान कहाँ जाएंगे? देश की बात करो, गरीबी के बारे में बात क्यों नहीं करते हो? बेकारी के बारे में बात क्यों नहीं करते हो? भुखमरी के बारे में बात क्यों नहीं करते हो? रोजगारी के बारे में बात क्यों नहीं करते हो? ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम ये क्या है? जैसा ये हिंदुओं के साथ बीजेपी कर रही है, ऐसा मुसलमानों के साथ ओवैसी कर रहे हैं। दोनों अपने धर्म के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आज अच्छा लग रहा है, कल देश का परिणाम बहुत खराब आएगा। और इससे मैं, इस व्यवस्था से मैं बहुत दुखी हूँ और मैं बहुत ही अंदर से दुखी हूँ। मैं बदलना चाहता हूँ, लेकिन परिस्थितियाँ मेरे हाथ में नहीं है। कांग्रेस के समय पे कार्यकाल के दरमियान कितने एमएलए थे आपको शायद पता होगा? 13 एमएलए थे।
वो कट के 3 हो गए हैं। ओवैसी की पार्टी के आने के बाद कहीं ना कहीं ये उम्मीद है कि मुस्लिम एमएलएस की संख्या बढ़ सकती है। उसके बावजूद भी आप ओवैसी को ये दिखाओगे कि वो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। ओवैसी की पार्टी से मैं एक बार आपको असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से एक महिला हिंदू भी कॉर्पोरेटर बनी मैं है। बता दूं, हो सकता है आगे जाके वो विधानसभा ये हिंदू मुस्लिम के चक्कर से बाहर आई है। देश की मूल समस्या क्या है? रेलवे बिक गई। पहले जो लड़के थे, विद्यार्थी थे, वो रेलवे की तैयारी करते थे। उस बारे में सोचिए आप किसकी तैयारी करेंगे। बैंकें बेची जा रही है। बैंकों को बेचने के पहले बैंक खरीदने वालों को फ़ायदा हो इसलिए एटीएम से आप पैसा निकालो तो चार्ज कट रहा है। इस तरह के खतरनाक नियम बन रहे हैं। ओवैसी और मोदी जाए भाड़ में। जो नियम बन रहे हैं देश के विनाश के, उसके बारे में बात कीजिए। मैं ओवैसी या मोदी के लिए उनकी आलोचना या सर्टिफिकेट देना नहीं बैठा हूँ। आप देश की बात कीजिए, सरकार की कौन सी नीतियाँ गलत है, उस पर ये लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं। मूल समस्याओं से क्यों भाग के भड़काया जा रहा है। चाहे ओवैसी हो, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे उमा भारती हो, चाहे कोई भी हो, मूल समस्या पे ना आना, मूल समस्याओं का समाधान न निकालना और जनता को मिसगाइड करके भड़काना, ये मेरी चिंता का और विरोध का रीज़न रहा है। मूल समस्या से जो भाग रही है भारतीय जनता पार्टी, जिसका ताजिद ओवैसी भी भाग रहे हैं, ओवैसी भी भाग रहे हैं, सभी पार्टियां भाग रही है। कौन सी पार्टी? हाँ। सभी पार्टियां भाग रही है। और आज देश में राजकीय पार्टियां हैं, लेकिन देश के हित में सोचने वाली कोई भी राजनेता नहीं है। कोई भी राजनेता नहीं है। ये मेरी चिंता का विषय है। मुझे किसी से भी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मैं अब्दुल हमीद से बहुत प्रेम करता हूँ। कलाम साहब मुसलमान थे, बहुत प्रेम करता हूँ। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में दिल से सुनता हूँ। मेरे अंदर हिंदू मुस्लिम नहीं है। ये लोग कहाँ से लेके आ रहे हैं? तो कोई राजनेता नहीं, तो आपके हिसाब से बताइए कौन राजनेता है? ये जनता को खुद ढूंढना पड़ेगा। लेकिन जब ये भ्रम से बाहर आएगी, जनता इन राजनेताओं को, इनके भ्रम को समझ लेगी, तब जनता फैसला करेगी। लेकिन अभी जनता नहीं समझ पा रही है। मीडिया ने अपना धर्म छोड़ दिया है। राजनीति गलत हाथों में, गलत लोगों के पास चली गई है। जिन मोहरा बन के नाच रहे हैं, वहाँ उद्योगपतियों के फेवर में नीतियाँ बना रहे हैं, जहाँ हिंदू मुस्लिम करके लोगों को बांट के लघुमती और बहुमती का धंधा कर रहे हैं। ये व्यवस्था देश के लिए बड़ी घातक है। जिस उद्देश्य से हमने, जिस एकता के साथ हमने आज़ादी प्राप्त की थी और जिस संकल्प के साथ हमने देश को आगे बढ़ाने का प्रण किया था, आज मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। और मेरे दिमाग में वो चीज़ चल रही है। इसलिए आज की राजनीति को मैं देश के हित में नहीं मानता। इसलिए मैं इन गलत नीतियों का विरोध करता हूँ। विरोध पक्ष ने महंगाई के मुद्दे को लेकर और पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर वो तो कहीं सामने आई नहीं, खड़ी नहीं रही। गलत, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, गलत बात है, कोई और पार्टी। गलत बात है। मोदी की प्रशंसा के अंदर मीडिया इतनी व्यस्त है कि दूसरे के विरोध को दिखाने का उसके पास टाइम ही नहीं है। तो आप ये कह देते हैं कि कोई कुछ नहीं कर रहा है। बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जनता के सामने वो सही चीज़ लाई नहीं जा रही है। तो आज तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, सोशल मीडिया का है, तो उस पर तो कर रहे हैं ना। उस पर जितना हो रहा है इतना कर रहे हैं। मैं बात करता हूँ आज तक की, मैं बात करता हूँ इन सब न्यूज़ चैनलों की, वो तो नहीं दिखाई। दिन भर पाकिस्तान अमेरिका ये कर देगा, चाइना ने ये किया, मोदी ने माँ के पैर पड़ा, मोदी ने ये कहा, ठर्रा गया वो, डर गया वो, घबरा गया वो। ये सब क्या तरीका नाटक है? मोदी अपनी माँ के पैर पड़ते हैं तो उसमें क्या हो गया? हम क्या करें? सब लात मारते हैं क्या? हैं वो मंदिर पे जाके गोल घूमते हैं जूता पहन के, तो हम क्या करें? देश की मूल समस्या को क्यों नहीं दिखाते हो? क्या मोदी हिंदुस्तान है? क्या मोदी और कोई नहीं है? मोदी ने क्या किया, क्या क्या दिखाया जा रहा है? पुलवामा के अंदर जवान तड़प तड़प के मरे, इन लोगों ने ही मारा, मार के राजनीति करने लगे। इन लोगों ने ही मारा। मैंने देश में सबसे पहले कहा था, उनके घर वालों को मुआवजा नहीं मिला और अरबों रुपए अदानी अंबानी के माफ़ हो जाते हैं। आप जो जैसे हिंदू मुस्लिम की राजनीति की बात करो, इतने सारे मॉब लिंचिंग के वाकया सामने आए भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद, आपने कहीं आवाज़ उठाई? सबका मैंने विरोध किया है। मेरे पास साधन नहीं है, मेरे पास मीडिया नहीं आती है। सबका मैंने विरोध किया है और मेरे जैसे आदमी के पास मीडिया कभी नहीं आएगी। क्यों? इनको कहा गया है ये दिखाना, ये नहीं दिखाना। मोदी दिखाना, घनश्याम सिंह नहीं दिखाना। आज आप मुझे दिखा रहे हो, कल हो सकता है कि आपके साथ भी कुछ हो जाए। ये मत कहिए कि कोई सामने नहीं आया। मैं आप पे घर पे आके नहीं बोलूँगा कि मैं इसका विरोध करता हूँ। मेरे पास जो भी साधन था मैंने विरोध किया। आप तक नहीं पहुँचता तो इसमें मैं क्या करूँ? तो आप निडरतापूर्वक जैसे ये कर रहे हो कि भाई हमने आवाज़ें उठाई मॉब लिंचिंग को लेकर, मुस्लिमों को लेकर, हिंदुओं को लेकर, आदिवासी को, दलित को लेकर, तो आप अपने सोशल मीडिया के अकाउंट से भी तो शेयर कर सकते थे। देख लीजिए मेरा पुराना रिकॉर्ड, अगर आप देख सकते हैं तो। और अभी जो सेक्युलरिज्म की पार्टियाँ बात कर रही हैं, ओवैसी की भी है और कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी भी, बीएसपी भी है। ओवैसी पार्टी अकेले मुस्लिमों को लेकर तो चल नहीं रही, आदिवासी है, दलित है, तमाम के ऐसे तो भाजपा के अंदर भी लोग हैं, भाजपा के अंदर भी मुसलमान हैं, भाजपा के अंदर भी शाहनवाज खान है, मुसलमान है। तो वो अपना रोल अदा नहीं करते, तभी तो ओवैसी जैसे को आना पड़ा। मेरी बात सुनो,
ये लाया गया है, एक आदमी इतनी तेज़ी से विकास नहीं कर सकता। ये लाया गया है, सत्ता का समर्थन है, सत्ता का समर्थन एक प्लानिंग से चल रहा है कि मुसलमानों को तुम अपना बाजार बनाओ, हिंदुओं को मैं बनाता हूँ। कल यही ओवैसी अलग देश की मांग करेगा। ये सब विदेशी एजेंट हैं, चाहे जो भी है। ये सब इतनी बड़ी, मेरी बात सुनो, इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस का पतन हो गया, ममता बाहर नहीं निकल पा रही है, मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, ये हैदराबाद से निकल के यूपी कैसे पहुंच गया? अनायास नहीं हुआ, इसके पीछे काम कर रहा है, सिस्टम काम कर रहा है। निकल पा रहे, उनकी तो पार्टियों में सभा, मैं क्या कहता हूँ भैया, कहाँ गुजरात में मुलायम सिंह दिखाई पड़ रहे हैं? गुजरात में नहीं आए, गुजरात इतने दिनों से है, वो 50 साल से हैं, कहाँ गुजरात में उनका कॉरपोरेटर है? आप छोड़िए, ये विपक्ष ओवैसी को खुद सत्ता पैदा कर रही है और इसका तरीका बहुत पीछे का है। मैं आपको बताऊं, आज जो एटीएम से पैसा निकाल रहे हो, पैसे और चार्ज कट रहा है, वो सरकार के लिए नहीं है। कल प्राइवेट बैंकें हो जाएगी, सरकारी बैंकें बेची जाएगी, तो जो खरीदेंगे उनको लाभ हो, इसलिए ऐसे नियम बनाए जा रहे हैं। क्या होगी, इतने काफ़ी साल नोटबंदी भारत सरकार का फैसला ही नहीं था। भारतीय अर्थतंत्र को तोड़ने के लिए अमेरिका को जो अच्छा लगेगा वो करवाएगा। ये अमेरिका का आदेश था जिसको मोदी सरकार ने माना। नोटबंदी की ज़रूरत ही नहीं थी, जहाँ रोजगारी खुली करने की ज़रूरत है वो तो हो नहीं रहा है। नोटबंदी कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, रोजगारी खुली करो ना, वो क्यों नहीं हो रहा है? मतलब जैसे आतंकवादी फंडिंग कहीं रुका नहीं और ब्लैक मनी। देखिए, आतंकवाद नाम की कोई समस्या दुनिया में नहीं है। आतंकवाद एक सुनियोजित बिजनेस है जो राजकीय लाभ लेने के लिए उपयोग किया जाता है। आज मेरे को फ़ायदा होगा बम्बई में बॉम्ब ब्लास्ट करवाने से, तो मैं आतंकवादियों को पैसा दूंगा, बॉम्ब ब्लास्ट होगा, उन पर आरोप लगाऊंगा। आज यही मोदी हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, अगर मुसलमानों की संख्या बढ़ जाती तो ये भी नमाज पढ़ते। ये सब छोड़ दीजिए। मैं कहता हूँ आप मूल समस्याओं पे आइए। मूल समस्या क्या है? चलिए, मूल समस्या तो हम हाल ही की ले लें। अभी किसानों का जो एमएसपी बिल को लेकर मामला चल रहा था, सरकार ने अचानक से एकदम यू टर्न लिया है, तो ये तो सरकार का अच्छा ही फैसला है किसानों को लेकर। किसी को बराबर मार के, उसका हाथ पैर तोड़ के दवा करवाना क्या ये अच्छा फैसला है? आप बताइए। जब वापस लेना था, इनको मालूम है बिल गलत है, तो क्यों किए? दरअसल बात सच्चाई ये है कि 18,000 लाख करोड़ रुपए का भारत का एग्रीकल्चर मार्केट है, इसके ऊपर दुनिया की नज़र थी। तो इस एग्रीकल्चर मार्केट को कैसे कब्जा किया जाए, उसका बिल ड्राफ्ट तैयार करके अदानी अंबानी ने दिया। मोदी को कहा कि इस बिल को पास करवाइए। वो पास करवाने गए। जब किसानों को मालूम पड़ा तो वो समझ गए कि हम तो पूरा ख़त्म हो जाएंगे, तो उन लोगों ने पूरा विरोध किया। इन लोगों ने किसानों पे हर तरह के जुल्म किए, लाठी चलवाई, कटीले तार चलवाए, आंसू गैस के गोले छोड़े, पानियों के फुहारे मारे, जो जो करना चाहिए वो सब किए, लेकिन नहीं जीत पाए तो माफ़ी मांगकर वापस ले रहे हैं। ये किसानों की आय दुगना करना चाहते थे, बता रहे हैं। ये किसी को खाना मिलने देंगे? हैं? ये $5 ट्रिलियन की बात करते करते रिजर्व बैंक लूट लिए। ये एकता की बात करते करते देश को दंगे में डाल दिए। ये विकास की बात करते करते पूरा देश बेच दिए। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, क्या बचा है बेचने के लिए? ये जो बोलते हैं उसका उल्टा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको ऐसा कहा जाता है, बोलना ये है, करना ये है। इनका बाप है अमेरिका। अमेरिका के भारत में 2 बेटे, अदानी अंबानी, और उनका ये मोहरा है। ये जो बोलता है उसका उल्टा क्यों होता है? ये तो सोचिए, आतंकवाद मिटाएंगे, और जब ये आते हैं तभी क्यों आतंकवादी आते हैं? जब चुनाव आता है तभी क्यों आतंकवादी आते हैं? तो ये सब कुछ एक सुनियोजित प्लानिंग हो रहा है मित्र। इसे मैं आज से नहीं, आप जाके सरकार के किसी भी चौपड़े को देख लीजिए, गुजरात सरकार को देख लीजिए, राज्यपाल को देख लीजिए, गुजरात के केंद्र में जो भी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे उनको देख लीजिए। पिछले 20 बरस से घनश्याम सिंह राजपूत इन सारी बातों को खुला करता आया है। आज भी मेरे पत्रों को संभाल के रखा गया होगा, आप देख सकते हैं। मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, पहली बार आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ये मेरी आवाज़ पहली बार नहीं निकल रही है। मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ और कह रहा हूँ, रोज़ कहता हूँ। इसी सिलसिले में मुझे जेल भी जाना पड़ा, मेरी हत्या की भी कोशिश की, मुझे डराने दबाने खरीदने जो भी कर सकते थे सब की कोशिश की उन लोगों ने। लेकिन मैं न टूटा हूँ, न बिका हूँ, न झुका हूँ। बस मैं मर सकता हूँ और मेरे अंदर कोई चेंजिंग नहीं हो सकता है। जी, मोदी के राज के जो अंदर बात करें हम, उसके राज में जो विकास हुआ उसको लेकर क्या कहोगे आप? मोदी के राज में बहुत विकास हुआ। आतंकवादियों को बॉम्ब ब्लास्ट का विकास हुआ, बेकारी का विकास हुआ, गरीबी भुखमरी का विकास हुआ, बलात्कार का विकास हुआ, बेरोजगारी का विकास हुआ, भ्रष्टाचार तो देश का मुख्य धंधा बन गया, इनका विकास हुआ।
और जिनका नाश हुआ, राष्ट्र प्रेम की भावना का नाश हुआ, भाईचारा का नाश हुआ, रोजगारी का नाश हुआ, समृद्धि का नाश हुआ। देश में आज जो भी रोजगार के साधन थे, सरकार के कमाने के साधन थे, उनको बेच बेच के बर्बाद किया गया, सत्यानाश हुआ। तो इनका विरोध करने जो ऑपोजिशन पार्टियां आई हैं, कांग्रेस तो ऑपोजिशन में कहीं दिख ही नहीं रही है, तो मान लीजिए आम आदमी पार्टी है, ओवैसी की पार्टी है, तो आप उनका भी विरोध क्यों कर रहे हो? मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ। मामला ये है कि ये त्रिकोणा एक मैथ है। बात इस तरह की सेटिंग है कि सत्ता बीजेपी की और मुसलमान के जो वोट हैं वो ओवैसी के, और विपक्ष दिया जाए केजरीवाल को। ये तीनों एक अमेरिकन फ़िलोसॉफी पे काम कर रहे हैं, या अमेरिकन एजेंट हैं, इस तरह से काम कर रहे हैं। मेरा दर्द यह है कि देश का सही सोचने वाला राजकीय दल या राजकीय पार्टियां या राजनेता खत्म हो जाएगा तो आने वाले समय में देश का क्या होगा? ये देश को तोड़ेंगे, देश को बांटेंगे, देश को लूटेंगे। आज सही भारत के बारे में सोचने वाली पार्टी की आवश्यकता है। ये देश को मैं समझाना चाहता हूँ, इन तीनों के अंदर ये चीज़ नहीं है। विल्सन कंपनी जो अमेरिकन कंपनी है, उसके पैसे पर फाइनेंस हुआ और अन्ना के आंदोलन से केजरी पैदा हुए, केवल कांग्रेस का विरोध करने के लिए। कांग्रेस का विरोध बीजेपी कर रही है, कांग्रेस के वोटों को ओवैसी तोड़ रहे हैं। मात्र टारगेट कांग्रेस है, विपक्ष ख़त्म कर दो, विपक्ष ख़त्म कर दो और हम मिलजुल के लूट के खाएंगे, वही चल रहा है। मैं देश को मूल राजकीय ताकत देना चाहता हूं, जो इस तरह की बुरी ताकतों से भारत को बचाए। ये मेरा दर्द है। अगर आज ओवैसी, आज केजरीवाल या आज बीजेपी बेकारी गरीबी के बारे में सही नीतियां बनाने लग जाए, आज सरकारी संपत्तियों को न बेचा जाए, दंगे न कराए जाएं, धार्मिक एकता की बात हो, रोजगार की बात हो, भुखमरी को दूर किया जाए, सही व्यवस्था लागू किया जाए, तो मैं ओवैसी को भी प्रधानमंत्री मानने को तैयार हूँ। मैं नरेंद्र मोदी को भी स्वीकार करने को तैयार हूँ। जो देश के बारे में सही सोचता है वो मेरा नेता है, जो गलत सोचता है वो देश का दुश्मन है, और उसे मैं नहीं रहने दूंगा। जी बढ़िया। अब किसानों का जो अभी हाल ही में फैसला हुआ, तो क्या यूपी चुनाव के अंदर उनको बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को उसका असर दिखेगा, फ़ायदा होगा या नहीं होगा? बीजेपी को आप फ़ायदे की ज़रूरत नहीं है, उसको असर की ज़रूरत नहीं है। ईवीएम उसके हाथ में है, आप चुनाव में वोट दो या न दो, आएगा तो मोदी है जी। और गुजरात की विधानसभा को लेकर क्या कोई फ़र्क, यहाँ एक लोकतंत्र की फॉर्मेलिटी हो रही है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप वोट दे रहे हो या नहीं दे रहे हो। यहाँ सत्ता ट्रांसफ़र की जाएगी विपक्ष की, विपक्ष में कांग्रेस को कमज़ोर किया जाएगा, ओवैसी आएंगे। जहाँ मुसलमानों के वोट हैं वो मुसलमानों के वोट ओवैसी को नहीं मिलेंगे, फिर भी वो जबरन जीतेगा और दिखाएंगे कि मुसलमानों ने ओवैसी की मदद की। कुछ जगह पर केजरीवाल आएंगे, सत्ता का टुकड़ा नहीं होगा, सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, विपक्ष डिवाइड होगा। ये इनकी प्लानिंग है, और ये सारी प्लानिंग चुनावी घोटालों के द्वारा पूरा होता है। ठीक है जी। ये थे घनश्याम सिंह राजपूत, जिनसे हमने बात की। ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा कि इलेक्शन यूपी के क्या रिज़ल्ट देंगे और गुजरात के इलेक्शन क्या रिज़ल्ट देंगे। हमारे दर्शक मित्रों को हम ये कहना चाहेंगे कि कोरोना को लेकर तीसरी लहर जो आने की शक्यता है, संभावना है, उसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें और मास्क लगाएं, और ज़्यादातर बने इतना घर से बाहर ना निकले, परहेज करें और गाइडलाइन का, कोविड गाइडलाइन का पालन करें। इसी तरह हम अगले प्रोग्राम में आपसे मिलेंगे, किसी और एक नेता से बात करेंगे। कैमरामैन रशीद अंसारी के साथ तनवीर शेख, आप तक समाचार। धन्यवाद।